हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी आरा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 के जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनका जो है 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम था। फाइनली वह एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हमें 100% रियल और ऑथेंटिक के साथ प्रश्न मिल चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके समक्ष काफ़ी लेट जा रहा होगा क्योंकि हमें क्वेश्चन को इकट्ठा करने में काफ़ी समय लग गया है। दोस्तों, खैर दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस करने वाले हैं, या यूँ कहिए उसका आंसर की जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका जो है आंसर की जानेंगे, उसके बाद सेकेंड वीडियो में सेकेंड पेपर में जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास में किस अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया? तो देखिए, एक अग्नि शोध नामक भारतीय सेना का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उसी अग्निशोध भारतीय सेना का जो है प्रकोष्ठ शुभारंभ किया था ये उपेंद्र द्विवेदी जी ने, जैसा कि आप लोग नीचे की ओर भी देख सकते हैं। यहाँ आपको दिखने को मिलेगा, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में अग्निशोध नामक भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी में स्वदेशी नवाचार पत्र को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो घड़े का जल है वो ठंडा क्यों होता है? तो देखिए, घड़े का जल एक प्रक्रिया होता है, उसी के कारण वो ठंडा होता है। उस प्रक्रिया का नाम है वाष्पीकरण प्रक्रिया। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते गए। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा गया था सिनसिनाटी चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? तो मैं आपको बता दूं कि सिनसिनाटी चैंपियनशिप 2025 विजेता पुरुष वर्ग में कार्लोस अल्कराज, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, कार्लोस अल्कराज रहा है, जिन्होंने फाइनल में यानिक सिनर के असीमित कारण से वापसी के बाद यह टाइटल जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइटल है। ठीक है, आप क्या मार्क रहे हैं, आप कितना मार्क गए हैं, कैसे मार्क गए हैं, आप लोग सब यहाँ मिला सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई मेरे साथियों, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी से कोई भी पेपर हो उसका एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, या फिर रेलवे के किसी भी पेपर का एनालिसिस इस चैनल के माध्यम से तुरंत और आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एसडीजी में इनमें से किसे शामिल नहीं किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि मृत्यु दर जो है एसडीजी में शामिल नहीं किया गया था। ये भी मैं आपको बता दूं कि एसडीजी का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन भी पूछा है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य दो डंडों के साथ किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, डांडिया जो है एक ऐसा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है जो दो डंडों के साथ इसका नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किस लिए किया गया था? ठीक है, आपके ऑप्शन 4 दिए गए थे, आप लोग यहाँ समक्ष में देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग, दूसरा ऑप्शन था नील की खेती में किसानों के शोषण के विरुद्ध में ये जो लड़ा गया था, या फिर शराबबंदी के लिए लड़ा गया था, या फिर उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए लड़ा गया था। ठीक है, क्या आप लोग इसका बता सकते हैं इसका आंसर? तो हाँ, इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नील की खेती के लिए किसानों के शोषण के विरुद्ध जो है 1917 का लड़ाई लड़ा गया था। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि शानदार यही है, समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं जहाँ ज्वार भाटा आता है? तो ज्वारीय भट्टा कहते हैं उसको। ठीक है, आपके ऑप्शन भी दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो दिया है तट रेखा। ठीक है, एक सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया गया था तटीय इकाई, और तीसरा जो है ज्वारीय क्षेत्र। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, टाइडल, हम क्या कहते हैं, टाइडल जोन कहते हैं हम लोग। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, शहर में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं?
देखिए शहर में रहने वाली जनसंख्या को हम कहते हैं शहरी जनसंख्या, ये आप सबको मालूम होगा, अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। वैसे एक और क्वेश्चन आया था, ड्रैगन किंग किस देश को कहा जाता है, तो ये जो है चीन को कहा जाता है ड्रैगन किंग। यहाँ समझिएगा क्वेश्चन को कैसे जो है पूछता है। देखिए भूटान को पारंपरिक रूप से ड्यूक यूल कहा जाता है, ठीक है। एक मैं बता दूं कि जो ड्रैगन जो है, टाइटल कहाँ है इसका, देखिए ड्रैगन किंग, देखिए ड्रैगन किंग कहा जाता है भूटान को, ठीक है, भूटान को कहा जाता है। ये मुझे बोलने में थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। देखिए भूटान को पारंपरिक रूप से ड्यूक यूल कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है थंडर ड्रैगन, ठीक है। क्या होता है? थंडर ड्रैगन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। सो इसका आंसर भूटान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाई, यानी जो है महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेनेगर द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन ईमेल किससे को कहते हैं? प्लेन ईमेल किसको कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा जो है प्लेन ईमेल जो है केवल और केवल पाठ टेक्स्ट को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लेन ईमेल उस ईमेल को कहा जाता है जिसमें केवल पाठ हो, यानी केवल क्या हो? टेक्स्ट हो, और फॉर्मेटिंग चित्र, लिंक या HTML कोड शामिल नहीं हो। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप दूसरा फैक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट प्लान फॉर्मेट भेजा जाता है, टेक्स्ट प्लान प्रारूप में केवल SSCII कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इसमें कोई मल्टीमीडिया या फ़ॉन्ट स्टाइलिंग शामिल नहीं होती है, ठीक है। ये कारण इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैटरनल हेल्थ किससे प्रभावित नहीं होता है? मैटरनल हेल्थ डज नॉट डिपेंड ऑन। तो देखिए ये जो है, अगर मातृक स्वास्थ्य की बात कर रहा है तो जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से चारों जो है ये मातृक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मातृक स्वास्थ्य के लिए कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि पोषण, नियमित चिकित्सा देखभाल और विशेष रूप से टेटनस स्टिकर, जो नवजात शिशु होते हैं और माँ दोनों को टेटनस संक्रमण से बचाता है, ठीक है। ये इसका विश्लेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द आर्मी इज रिस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग ब्रिगेड्स विच विल बी कंबाइंड इन्फैंट्री आर्मर आर्टिलरी विथ UAVs, व्हाट इज दिस ब्रिगेड कॉल्ड? कह रहा है कि सेना अपनी मौजूद ब्रिगेडों का पुनः गठन कर रही है, जिसमें इन्फैंट्री आर्मर आर्टिलरी के साथ UAV ड्रोन को भी जोड़ा जाएगा। इस किस ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है? तो साथियों मैं आपको बता दूं, इस ब्रिगेड को रुद्र ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्लोरीन की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश के तहत मीथेन के साथ प्रतिक्रिया में क्या होता है? इस तरह से साथियों आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी रेडिकल फॉर्मेशन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, पानी को ऊंचे पेड़ तक पहुंचाने वाली मुख्य शक्ति क्या है? तो मैं आपको बता दूं, पानी को ऊंचे पेड़ तक या ऊंचे उसके डाली पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपीरेशन पुल का प्रयोग किया जाता है, यानी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका सी सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, घास कटने के बाद तेजी से बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये घास कटने के बाद तेजी से इसलिए बढ़ती है क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है अंतरालीय संवहनी है, ठीक है। अंतरालीय संवहनी के कारण जो होता है घास कटने के बाद तेजी से ग्रो करता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होती है?
तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि गति जो है बढ़ जाती है। जितना तापमान बढ़ेगा उतना ही अधिक उसका ध्वनि इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पूछा गया था साथियों, स्नेल का नियम क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 12th क्लास से क्वेश्चन उठाया गया है, स्नेल का पहले क्या होता है या फिर कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, यहाँ आप लोग देखिए स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल लॉ प्रकाश के अपवर्तन के वर्णन करता है, सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो तब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, और इसका दिशा जो है बदलती रहती है। यह नियम कहता है कि किसी दिए हुए जोड़ी माध्यमों के लिए प्रकाश के आने का कोण जो आई होता है और अपवर्तन के कोण जो आर होता है, साइन के अनुपात का मान स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसी को कहते हैं हम स्नेल का नियम। यानी एक लाइन में कहा जाए साइन आई बटा में साइन आर इजक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसका मान होता है, इसी को कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपके ऑप्शन में दिया गया था साइन आई बटे साइन आर इजक्वल टू सी, ये आपके ऑप्शन दिया गया था ऑप्शन नंबर ए में, जो आपका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए द ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 आवर कॉमन फ्यूचर की मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑप्शन पर ध्यान देंगे हम लोग। देखिए ऑप्शन ए है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दूसरा पर्यावरण संरक्षण और विकास का संतुलित मिश्रण करना, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, और जो डी है सतत विकास को बढ़ावा देना। क्या हो सकता है इसका सही आंसर, तो देखिए ब्रुटलैंड रिपोर्ट 1987 जिसे आवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसे एक और नाम से जाना जाता है जो आवर कॉमन फ्यूचर कहा जाता है। इसने सतत विकास की अवधारणा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग, आंसर हो जाएगा सतत विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले जो है टेक्नीशियन में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है सतत विकास सूचकांक 2025 भारत की रैंक क्या थी, यानी सतत विकास जो है सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है 167 देशों में 99 स्थान पर रहा है। ठीक है, और जो इसका स्कोर रहा है 67 रहा है, भारत का जो स्कोर मिला है 67 मिला है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, फिनलैंड था। दूसरे स्थान पर कौन रहा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्वीडन था। तीसरे स्थान पर डेनमार्क था, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जो मुख्य पॉइंट थे वो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, MS ऑफिस में कर्सर के बाएं शब्द को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। नेक्स्ट पूछा गया था फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। देखिए तो फीफा विश्व कप जो है मेजबानी करने वाला है सऊदी अरब, इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था साथियों, गाथा सप्तशती की रचना किस सतवाहन शासक ने की थी। देखिए गाथा जो सप्तशती थी, इसका जो रचनाकार था, जो शासक था सतवाहन वंश का, वो था हाल। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल की जो भाषा थी वो दोस्तों प्राकृत थी। कैसे थी, प्राकृत थी, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था BMW के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। तो ये आप लोग इस फैक्ट्स पर ध्यान दीजिएगा। BMW समूह के वैश्विक अध्यक्ष ओलिवर जिप्से हैं, ये आपको आंसर मिल गया। भारत में हरदीप सिंह बरार 1 सितंबर 2025 से BMW ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और CEO हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, डेट 1 सितंबर से CEO और अध्यक्ष बने हैं। क्या नाम था उनका, ओलिवर जिप्से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून के नाम से बताया है? तो देखिए, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी बताया है, ब्लैक एक्ट। ठीक है, यह कब आया था? तो 1919 में आया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। इस कानून के तहत सरकार को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। ये भी आपको याद होना चाहिए। और इसमें कहा गया था, महात्मा गांधी ने इसे काला कानून के नाम से बताया क्योंकि यह नागरिक के स्वतंत्रता और न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता था। इस कानून के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी ने इसे काला कानून के नाम से बताया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कानून के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम बन गया। नेक्स्ट पूछा गया था, पीसीबी का फुल फॉर्म? पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट पूछा गया था, चंद्रमा 2 के प्रक्षेपण यानी लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा 2 के प्रक्षेपण या लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। श्री नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, या हम इसकी पॉइंट की बात करते हैं, चंद्रमा 2 भारत का दूसरा चंद्र मिशन था, जिसे इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV-M के 3M1 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। इसमें से कौन कौन से मुख्य पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले याद रखना है, चंद्रमा जो 2 है भारत के दूसरा चंद्र मिशन था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसे जो है इसरो के द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? तीसरा पॉइंट है ये, 22 जुलाई 2019 को। कहाँ से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा से। किस प्रक्षेपण यान से भेजा गया था? उसका नाम था GSLV-M के 3M1। ठीक है, ये रॉकेट का नाम था। तो ये जो 5 पॉइंट है आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था, US ओपन 2025 में कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे हराया था? जबकि मैंने उस पॉइंट वाले में बताया था, आप लोगों को अगर याद होगा तो किसे हराया था दोस्तों? ये हराया था जानिक सिनेर को हराया था, जो कि चौथा या पांचवा क्वेश्चन में मैंने बताया था। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि फैक्ट्स पर आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। जो हम लोग फैक्ट्स लाते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से। आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, ग्राम पंचायत का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आंसर आपको मिल जाएगा, जो है अनुच्छेद 243 के बी में ये जो है किया गया था। ये आपको आंसर मिल गया। मेन पॉइंट की बात करते हैं, जो प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर पंचायतों गठन की बात करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 40 भी ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी पॉइंट है। जो नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, जो अनुच्छेद 40 है, ये नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत का भी एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो है प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है। अब हम लोग फैक्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स है, उत्तर मध्य रेलवे जोन की स्थापना 1 अप्रैल 2003 को की गई थी। ये फैक्ट्स है आपका। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। ठीक है, अभी पहले इसका नाम क्या था? इलाहाबाद। जो है उत्तर मध्य रेलवे जोन की स्थापना 1 अप्रैल 2003 में किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्या पूछा गया था, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार से 4 दिए गए थे। ये मैं बता दूं, ये 4 ऑप्शन जो है वो मेरे द्वारा दिया गया है, ना कि ये एग्जामिनर द्वारा दिया गया। ठीक है, ये किसी के द्वारा नहीं दिया गया, ये मेरे द्वारा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों जो एग्ज़ाम देकर आते हैं उनको ऑप्शंस तो याद रहेंगे नहीं, क्वेश्चन तो कैसे कैसे करके याद करके लाते हैं, लेकिन उनको ऑप्शन याद नहीं रहते हैं। तो ये आपको आंसर से मतलब होना चाहिए, ना कि ऑप्शन से। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 359। फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का आदेश जारी कर सकते हैं। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या आया था, पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किस संविधान का संशोधन के तहत किया गया। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज्य संस्थानों में महिलाओं को न्यूनतम 33% सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। इस संशोधन के जरिए पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला तथा महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों का व्यवस्था किया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया है। इसका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पैंजिया को चारों तरफ से घेरने वाला क्षेत्र कौन सा था। तो ये है जो आपका आंसर हो जाएगा, पैंजिया को चारों तरफ से घेरने वाला क्षेत्र पैंथालस महासागर था। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार ऊतक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका हिंदी का उच्चारण अब मैं देख लेता हूँ, इसका हिंदी क्या होता है। हिंदी में इसका नाम है ऊतक विभज्योतक। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सी विशेषता पर्वतीय वन की विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, आपके इस प्रकार से 4 जो है ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए है ऊंचाई के साथ वनस्पति और जलवायु में परिवर्तन होना। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया था, वर्ष भर तापमान समान रहना। तीसरा ऑप्शन दिया गया था समुद्र तट के नज़दीक होना। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया था केवल सूखे क्षेत्र में पाना। देखिए, पर्वतीय वनों की सबसे खास विशेषता यह है कि ये ऊंचाई के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे जैसे पर्वत की ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता जाता है, जिससे जलवायु और वनस्पति प्रकार बदलते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, जिसकी राजधानी वियना होता है। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इसका राजधानी क्या होता है, वियना। तो क्वेश्चन कह रहा है 2025 में भारत ने ऑस्ट्रिया को हराकर किस संगठन की सदस्यता यानी अध्यक्षता हासिल की। तो साथियों, IIS करके एक संगठन है, जैसा कि आप लोग यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं। IIS करके एक संगठन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस से। ओके, तो कहने का अर्थ है भारत ने 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए ब्रसेल्स स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS की अध्यक्षता हासिल की। आपको आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत ने 141 में से 87 वोट हासिल करके ऑस्ट्रिया को मात दी यानी हरा दिया, जिसमें से भारत का स्कोर रहा है 67। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो पूछा गया था, द थीम फॉर
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 इज, यानी विश्व वन्य जीव दिवस 2025 का विषय क्या रहा है, उसका थीम क्या रहा है। तो देखिए जो थीम रहा है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश है, ये इसका थीम रहा है। ठीक है, जो कि 3 मार्च को यह मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। के 4 ऑप्शन भी दिए गए थे, जैसे कि आयकर, वैट, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर। तो देखिए प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो करदाता द्वारा सीधे सरकार को दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आयकर, कॉर्पोरेट कर, संपत्ति कर आदि। वैट कर एक अप्रत्यक्ष कर है, आपको आंसर मिल गया होगा। वैट कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर लगाए जाते हैं और इससे सीधे सीधे सरकार को टैक्स नहीं जाता है। सरकार को यदि सीधे सीधे टैक्स जाएगा तो समझिए वो एक प्रत्यक्ष कर है। अगर सरकार को सीधे सीधे टैक्स नहीं जाता है समझिए एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये जानिए आप लोग। क्या है, भारत की पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी किस गांव से शुरू हुई। देखिए आपके ऑप्शन दिए गए थे सोलन, मैसूर, शिमला और वाध धामना। ठीक है, वर्ड धामना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है कि भारत की पहली संचालित आंगनवाड़ी महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वर्ड धामना गांव से शुरू की गई थी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कौन थे। ठीक है, तो आप सबको मालूम होगा कि इसका जो स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, और ये भी एक फैक्ट्स याद रखिएगा कि इसका जो स्थापना हुआ था 1878 में कोलकाता के टाउन हॉल में एक सार्वजनिक सभा में हुई थी। यह ब्रह्म समाज की एक शाखा थी जिसमें ब्रह्म संपत्ति और सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। दूसरा फैक्ट्स क्या है, उमेशकर कुमार दत्ता, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस इस समाज के मुख्य संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, एमएस एक्सेल में सेल की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है। आपके ऑप्शन दिए गए थे 100 कैरेक्टर्स या 255 कैरेक्टर्स या 500 कैरेक्टर्स या 1024 कैरेक्टर्स। तो देखिए एमएस एक्सेल में एक कॉलम की अधिकतम चौड़ाई 255 कैरेक्टर्स तक सीमित होती है। इसका अर्थ है कि एक कॉलम में टेक्स्ट 255 अक्षरों या चिन्हों तक प्रदर्शित किया जा सकता है। हालांकि एक सेल में टोटल कैरेक्टर्स की संख्या 32,767 तक हो सकती है, लेकिन सेल की चौड़ाई 255 कैरेक्टर्स का ही अधिकतम प्रदर्शन कर सकती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 255 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, एमएस पावर पॉइंट में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपकी इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें सही आंसर हो जाएगा Ctrl+O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, घराना का संबंध किससे है। देखिए घराना का संबंध जो है एक शास्त्रीय संगीत से है। इसका एक विशेष शैली या शिक्षण जो है पद्धति को प्रदर्शित करता है। इसका आंसर हो जाएगा संगीत, लोक संगीत। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया था, हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया था। तो हड़प नीति का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए हड़प नीति के बारे में थोड़ा जानते हैं। हड़प नीति का मुख्य रूप से लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 के बीच संचालित की। इस नीति के तहत यदि किसी रियासत का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो
उस रियासत को अपने में मिलाने का अधिकार ब्रिटिश सरकार का माना जाता था। यह नीति भारतीय राज्यों का विस्तार करने का एक माध्यम थी और इसके तहत कई राज्य को शामिल किया गया था, जैसे झांसी, नागपुर, सतारा, उदयपुर आदि को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत हरी पत्ती प्राप्त करती है? आपके ऑप्शन दिए गए थे 10%, 5%, 1%। तो देखिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो 1% हो जाएगा। अब हम फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ही प्राप्त खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोफिल द्वारा संभव हो पाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो प्रकाश की लाल और नीली तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करती है। कौन कौन सी दोस्तों? प्रकाश की लाल और नीली तरंगदैर्घ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, शिशु मृत्यु दर मापन के लिए अक्सर किस आयु वर्ग के बच्चों की गिनती शामिल होती है? तो मैं आपको बता दूं, इस तरह से जो है आपके ऑप्शन दिए गए थे, देख लीजिए, और इसका जो एक्यूरेट शुद्धता के साथ अगर आंसर दिया जाए तो 1 वर्षों के जो आयु के बच्चे हैं उनको मृत्यु दर को मापता है, लेकिन नवजात मृत्यु दर विशेष रूप से जन्म से 28 दिन के भीतर होने वाली मौतों को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चेन्नई बंदरगाह किस जल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? चेन्नई बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देखिए गंगईकोंडा चोलमपुर, ठीक है, गंगईकोंडा चोलापुर की उपाधि किसने जो है धारण की है? तो ये जो है राजा राम मोहन राय ने राजा राज प्रथम ने इस उपाधि को धारण किया था। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि राजेंद्र जो है प्रथम चोल वंश के एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्होंने लगभग 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने अपनी सेना के साथ उत्तर भारत में पाला साम्राज्य को हराकर गंगा नदी तक विजय प्राप्त की। इस विजय के सम्मान में उन्होंने गंगईकोंडा, यानी जिसने गंगा को प्राप्त किया, गंगईकोंडा का मतलब होता है गंगा को जिसने प्राप्त किया, की उपाधि धारण की। इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पौधा अपनी जड़ों से पानी किस प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करता है? ये मैं आपको आंसर बता दिया हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मिस, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है ऑस्मिस यानी पराशरण द्वारा, आंसर हो जाएगा पराशरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था ये देख लीजिए, नागरिकता के बारे में कौन सा कथन सही है? नागरिकता के बारे में से इनमें से कौन सा कथन सही है? आपके इस तरह से 5 ऑप्शन दिए गए थे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इस जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो निकल कर आएगा एक सही आंसर हो जाएगा, जो 5 से 11 तक वर्णित है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 5 से 11 होगा वही इसका सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम फैक्ट्स की। देखिए भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। नागरिकता संसूची का विषय है, जिसका अर्थ है कि नागरिकता से जरूरी कानून बनाना केंद्र सरकार का अधिकार है, न राज्य की सरकार है, ठीक है। ये जो है नागरिकता से जुड़े कानून बनाना केंद्र सरकार का अधिकार है और ये राज्य का सरकार का अधिकार नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता विभिन्न तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जिसमें जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण आदि शामिल है। इसलिए यह कथन नागरिकता की 3 तरीके से ली जा सकती है। सामान्य सत्य नहीं है, बल्कि इसके लिए कई तरीके हैं। नागरिकता विषय केंद्र और संसद के नियंत्रण में आता है, न कि राज्य सूची या लोकसभा विषय में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए एक जो है फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था, यानी NCCF का फुल फॉर्म क्या होता है?
देखिए, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। लेकिन इसके अलावा एक और फुल फॉर्म होता है जो है नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। इनमें से कोई भी अगर आपके ऑप्शन में दिए गए हों तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा, अन्यथा इसके अलावा कुछ और मारे हैं तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है प्यारे भाइयों। अब हम आ चुके हैं, देखिए आरआरबी एनटीपीसी CV2 के सेकंड शिफ्ट में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन हैं वो रियल ऑथेंटिक है दोस्तों। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाला जो वीडियोज है वो आपके सामने सबसे पहले आएगा। देखिए क्वेश्चन जो है SGSY योजना का फुल फॉर्म क्या है, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो फुल फॉर्म हो गया वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अलावा जो फैक्ट्स है ये आपको जानने योग्य है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी, सबसे पहला पॉइंट, जिसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था दूसरा शिफ्ट में, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI की रिपोर्टिंग के अनुसार भारत में सबसे बड़ा बॉइन जानवर कौन सा है। तो देखिए आपको इस तरह से जो है जो ऑप्शन दिया गया था, जैसे कि भारतीय गंगाई भैंस, ये पहला ऑप्शन दिया गया था। काली नागो भैंस, ये जंगली भैंस, ये सी ऑप्शन में दिया गया था। और भारतीय गाय जो है ये ऑप्शन नंबर D में दिया गया था, यहाँ E लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर D में दिया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय गाय, जिसे इंडियन बिसोन भी कहा जाता है, भारत के सबसे बुआई जानवर है, ठीक है। आपको मालूम चल गया कि इसका आंसर हो जाएगा D, भारतीय गाय। यह अधिकतर जो है अरण्य और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3+ HCl के प्रतिक्रिया में कौन सा संकेत यह दर्शाता है कि गैस जो CO2 बनता है वह उत्सर्जित हो रहा है। तो देखिए आपकी इस तरह से वाष्प का निर्माण, पहला ऑप्शन दिया गया था। दूसरा ऑप्शन दिया गया था पाउडर का जमना, और तीसरा ऑप्शन दिया गया था बुलबुले या फोम का उठना, और तीसरा चौथा जो ऑप्शन दिया था रंग का परिवर्तन। तो देखिए जो प्रतिक्रिया होता है बुलबुले या फोम का उठना जैसी प्रक्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। यानी इसका C जो है सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सिथियन या शक मूल रूप से किस जगह से आए थे। तो मैं आपको बता दूं कि सिथियन या शक मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे और वहीं से वो आए थे, ठीक है। और फैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग कि सिथियन एक प्राचीन ईरानी उत्पत्ति वाले घुड़सवार जाति थे, ठीक है। इनको घुड़सवार करना बहुत ज़्यादा पसंद था, जो मुख्य मध्य एशिया के निवासी थे। ये आपको मालूम हो गया। क्वेश्चन अगला आया था, निम्न से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित है। तो आपकी इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे आप लोग, और चारों में 3-3 नाम दिया गया था। जैसे कि पहला आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल मुकुंद दास। दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, अशोक कुमार, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आज़ाद। डी में देख सकते हैं महात्मा गांधी, विजय राजेंद्र प्रसाद और सरोजिनी नायडू। जो इनमें से जो है सही आंसर हो जाएगा A नंबर, बाल गंगाधर तिलक। ये जो है दोस्तों जो कांग्रेस नेता के उग्रवादी दल के ग्रुप था, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 3 अप्रैल 1952 को हुई थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखेगा, नहीं 3 अप्रैल को नहीं थी, 3 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। सॉरी थोड़ा गलती हो गया बोलने में, 3 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 13 अप्रैल 1952 को जो है
इसकी पहली बैठक की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 1952, सॉरी 13 मई 1952, सॉरी 13 मई 1952 आंसर हो जाएगा। यहाँ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये इसके गठन की बात करते हैं तो 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। वही इसकी पहली बैठक की बात करते हैं तो 13 मई 1952 को नई दिल्ली के संसद भवन की एक कक्ष में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 24 किलोग्राम की एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह क्षैतिज के रूप में उठाकर रखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 0 जूल, 240 जूल, 2352 जूल, 24 जूल। क्या होगा इनमें से सही आंसर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी जो है द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि क्षैतिज विस्थापन ऊर्ध्वाधर विस्थापन से लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। और cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। अगर 0 से किसी भी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका वैल्यू जो आएगा 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, विश्व के जलवायु समूह का वर्गीकरण किसने किया था। तो विश्व के जलवायु वर्गीकरण मुख्य रूप से वह जो व्लादिमीर थे कोपेन द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1900 की शुरुआत में अपना वर्गीकरण विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हरित क्रांति के दौरान भारत में कौन से कानूनी निकाय स्थापित किए गए थे। तो देखिए इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमिटी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कह रहा है इफ अ ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज 10 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन ऑफ द कॉनकेव लेंस। यानी एक उत्तल लेंस है, अगर यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, यदि कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और प्रतिबिंब की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है तो आवर्धन अवतल लेंस क्या होगा। सबसे पहला बात कि अगर उत्तल लेंस है तो जो इसकी 20 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है वो माइनस में होगा, क्योंकि उत्तल लेंस है। और जो प्रतिबिंब होगा जो कि दाएं ओर रखा गया है, मतलब उत्तल लेंस है, तो उसमें भी माइनस में इसका प्रतिबिंब दूरी होगा। तो जब इसका मान जो है u का मान माइनस में है और v है, ठीक है, और भी u का मान भी माइनस में है, यानी u का मान दिया गया 20 और जो v का मान दिया गया u का मान दिया गया 20 और v का मान दिया गया -10। तो m बराबर क्या होता है, v/u होता है। तो v का मान दिया है 10 और u का मान दिया है 20। ठीक है, माइनस में है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसको अगर काटिएगा तो 0.5 आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 0.5, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये आपको जो है शिफ्ट 2 में पूछा गया था, लेकिन मैंने इसे शिफ्ट 1 में डाल दिया था। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रोल पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5-8 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो है दोस्तों आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया गया था और इसका आयोजन जो है आवाजा तुर्कमेनिस्तान में किया गया था, जो कि 5 से 8 अगस्त के बीच किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया था। देखिए पहले जो है पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था दोस्तों,
हैदराबाद में किया गया था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, एक इसमें पॉइंट है, यहाँ पर लोग ध्यान दीजिएगा। पहले पशु स्वयं सेल का उद्घाटन हैदराबाद में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में किया गया था। ठीक है, इसमें कि इसका उद्घाटन 9 अगस्त 2025 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। ये आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट है, इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में दिव्य दृष्टि नामक उच्च ऊंचाई वाले तकनीक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? इसे जो है सिक्किम में अभ्यास के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, जुलाई 2025 में IGNOU की पहली महिला कुलपति कौन बनी थी? आपके ऑप्शन भी दिए गए थे, प्रो नीलिमा घोष, प्रो रचना मेहरा, प्रो उमा कांजीलाल, प्रो अलका शर्मा। आंसर हो जाएगा प्रो कांजीलाल। ठीक है, प्रो कांजीलाल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी शिफ्ट का क्वेश्चन आया था एक, कंट्रोल प्लस जी और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे में क्या संबंध है? देखिए, कंट्रोल प्लस जे और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे के बीच मुख्य संबंध यह है कि शिफ्ट कुंजी कंट्रोल प्लस जे ए में एक अतिरिक्त संशोधन कुंजी है जो क्रिया को बदल देती है। कंट्रोल प्लस जे आमतौर पर एक ब्राउज़र में डाउनलोड विंडोज खोलता है या MS वर्ड में पैराग्राफ को जस्टिफाई करता है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे किसी फॉन्ट में सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मुख्य जो है कारण थे अलग होने के। देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम लोग जान चुके हैं। ये भी जान चुके हैं। कण्व वंश के संस्थापक जो थे वासुदेव कण्व थे। ठीक है, ये भी हम जान चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एक छोटा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में क्लॉज बी में क्या कहा गया है? इसमें जो है अनुच्छेद 51 के क्लॉज बी में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह उन महान आदर्शों का संजोए और उनका पालन करे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संबंध को प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि भारत के बाहर रहने वाली भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आप किस तरह से अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 5 इस तरीके से जो है इसका ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के अवसर पर साइप्रस गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान किस राजा के नाम पर रखा गया है? तो यह सम्मान जो है दोस्तों ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे देश के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के भयानक आर्चबिशप मारियोकस 3 के नाम पर स्थापित किया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत को योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए या फिर मैं बता दूं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, योजना आयोग ने भारत कृषि विकास के लिए देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। योजना आयोग के इस विभाजन का आधार राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना का द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर में स्थित हवाई महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह यानी राजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो पूछा गया है।
देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति के समय किस संस्थान ने मदद की। तो हरित क्रांति के समय में कई संस्थानों ने मदद की, जिनमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, फोर्ड फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान प्रमुख है। इनमें से कौन ऑप्शन में दिए गए थे आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, पोषण स्तर के ऊपर में कीटनाशकों का बढ़ा हुआ स्तर क्या कहलाता है। ये कहलाता है जैव आवर्धन। ठीक है, इसका आंसर है जैव आवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में 1856 में अंग्रेजों द्वारा कौन सा नियम का लाया गया था। तो ये जो है लाया गया था। देखिए दोस्तों, मुझे इसका सही आंसर जो है मालूम नहीं है। अगर आप लोगों को मालूम है तो इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रास बिहारी घोष ने किन किन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। देखिए रास बिहारी जो है घोष ने 1907 में और एक 1908 में 2 अधिवेशन जो है की अध्यक्षता की है। कौन कौन से, 1907 और 1908, जो कि पहला जो हुआ था सूरत में और दूसरा जो है मद्रास में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमें इतना ही क्वेश्चन मिला था। अगर आपका भी थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, उसमें जो आपको क्वेश्चन याद है आप लोग वहाँ पर टाइप करके लिखिए और भेजिए हमें, हम आपको वो एनालिसिस करवाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।